हेलो एवरीवन। तो हमारे पास 50 क्वेश्चन का सेट है जो वीवीआई क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे स्टेट और टीआरई के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पिछले सेशन में हम लोग इसके 20 क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज हम लोग 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार 1 से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बल की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब बल का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एक जूल, न्यूटन, वाट और पास्कल। जूल ऊर्जा का, कार्य का या उष्मा का यूनिट होता है, न्यूटन बल का होता है, वाट शक्ति का यूनिट होता है और पास्कल प्रेशर का होता है, दबाव का होता है। तो हमारा यहाँ पर बल का ऐसा यूनिट बी ऑप्शन होगा। तो हमारा सही आंसर है बी। ठीक है, पिछले क्लास हम लोग इसको कर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। न्यूटन का प्रथम नियम से हमको जड़त्व और बल की परिभाषा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो आपको पता है कि ध्वनि जो है सॉलिड में सबसे तेज चलती है और वैक्यूम में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। जस्ट अपोजिट प्रकाश के साथ उल्टा होता है, प्रकाश का चाल शून्य में मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है स्पीड ऑफ लाइट घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है। तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड का टेस्ट साउर होता है, खट्टा होता है। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र ये सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए इसका सही आंसर NaCl होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से लवण बनता है और जल भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो आपको बतला दें कि सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद CO2 होती है और रेस्ट में अदर गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसेस होती है। तो एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस होते हैं। नेक्स्ट, हम लोग 21 से शुरू करते हैं। 20 हम लोग पिछले सेशन में कर चुके थे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त ब्लड को पंप करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में ब्लड को पंप करने वाला अंग कौन सा है। इसका सही आंसर होगा हृदय, बी। 21 का सही आंसर होगा बी। हृदय हमारे शरीर का वह अंग है जो ब्लड को पंप करता है, सभी अंगों तक पंप करके सभी अंगों के तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। इसका भी आंसर हमारा होगा हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। जड़, तना, पत्तियों और फूल। इसमें सही आंसर होगा तना, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में होता है। ठीक है, 23 का आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया जाता है। अब ह्यूमन के साथ क्या होता है कि ह्यूमन ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में जस्ट अपोजिट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो 24 का सही ऑप्शन होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 24 का सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है हृदय, त्वचा, लीवर, मस्तिष्क या ब्रेन। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है, स्किन होता है। तो 25 का सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट जमाने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? रक्त का थक्का जमाने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। तो 26 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको शुरू से बताते हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा सही आंसर होगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हम लोग इस पर बात किए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब यहाँ पर एक नया आ रहा है डिजीज एनीमिया, दूसरा है घेगा। तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है और घेगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 28 का विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दे मीन्स किडनी। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा रक्त को छानकर अपशिष्ट निकालना, ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट होता है उसको निकालना। तो 30 का सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा ऑप्शन है मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। तो मंगल तो ग्रह होता है, शुक्र भी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, चंद्रमा यहाँ पर एक उपग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा क्या है? वह चंद्रमा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही आंसर है 365.1/4 दिन, मतलब 365 दिन और 1/4 डे का मतलब होता है 6 आवर। 24 आवर्स का 1/4 हो जाएगा 6 आवर। मीन्स अर्थ जो है कंप्लीट सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में 365 डेज 6 आवर्स लगाते हैं और यह 6 आवर जब 4 बार ऐड करते हैं तो यह हो जाता है 24 आवर, जिसके बाद लास्ट ईयर में हम लोग इस 24 आवर को 1 डे के रूप में ऐड कर देते हैं, वो मंथ 366 डेज का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, जिसमें 366 दिन का समय होता है। वो 366 दिन का समय जो होता है वो हर 3 महीने के 6 आवर के इंटरवल को छठे महीने में एक साथ जोड़कर ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार लीप ईयर वाला वर्ष जो हमारा होता है वो 366 डेज का होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है? इसका सही आंसर होगा 365 डेज 6 आवर्स, मीन्स 32 का सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः किस
मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वह परत है जिसमें ओजोन गैस होता है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को वह ऑब्जर्व कर लेता है और पृथ्वी पर रहने वाले लोग उससे बच जाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। 33 का सही ऑप्शन होगा बी, समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो 34 का सही ऑप्शन होगा बी। ग्लोबल वार्मिंग पर हम एक बार डिस्कस कर लें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो हीट अर्थ के टेम्परेचर, अर्थ का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान यह हो सकता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल इस पर जो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा और उस पर इतना आइस मेल्ट होगा कि पूरा अर्थ हमारा वाटर में सिंक कर जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करने लगे उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमारा जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सी। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। वैसे जल का, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी होता है और 4 डिग्री सी पर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सी पर डेंसिटी वाटर का क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब आइस जो है, बर्फ, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम है। अब बर्फ या तो आइस बने या इसको हम बॉयल करें, दोनों ही केस में वाटर का डेंसिटी डिक्रीज करता है क्योंकि 4 डिग्री सी पर आइस का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वाटर, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? अभी हम लोग इस पर बात किए थे। वाटर का हिमांक मींस फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट को एक्सेप्ट करने लगता है, मीन्स कि जल से वो बर्फ बनने लगता है, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जो कि वाटर के लिए 0 डिग्री सी होता है। इसलिए 36 का सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का जो है वो मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। मीन्स कि सन में जो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? उसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसका 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो सोलर ऊर्जा बहुत एक लंबे समय से हमारे अर्थ को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और आगे भी कंटिन्यूअसली करते रहेगा, जिसकी भविष्य तत्काल में इसके नष्ट होने की, खत्म होने की संभावना नहीं है। इसलिए सोलर एनर्जी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए यह एक अनवीकरणीय है, इसलिए एक नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। यह अनवीकरणीय वो रिसोर्सेस होते हैं जिसका फ्यूचर में समाप्त हो जाने की संभावना है, जो लिमिटेड है, लेकिन नवीकरणीय रिन्यूएबल वो रिसोर्सेस हैं जो अभी है और एक लंबे समय तक रहेगा और इसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी और यह है हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में सामान्यतः किस धातु का फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में सामान्यतः टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से हाई टेम्परेचर पर भी यह
मेल्ट नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि जब यह मेल्ट करता है तो ब्रेक होकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सर्किट भी सेफ होता है। इसीलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, और इस मेटल में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इससे लाइट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट चुंबक के समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स कि सेम पोल के बीच रिपल्सन होगा, साउथ पोल के बीच रिपल्सन होगा, लेकिन जब नॉर्थ और साउथ पोल होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपने तरफ पुल करेगा। तो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम का कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो याद रखना है जाइलम के द्वारा जो है कि पिछला क्वेश्चन था हमारा कि जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सेल का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसका मतलब 43 का सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आनुवांशिक पदार्थ में जेनेटिक मटेरियल मुख्यतः कौन सा है? तो हम लोग वसा को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मनुष्य में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र का अंग्रेजी होता है क्रोमोजोम। तो मनुष्य में जो टोटल क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 23 पेयर्स, मीन्स 46। तो 23 पेयर्स, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक कौन है? तो जनरली आप लोग जानते हैं मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया का जो वाहक हो गया वो हमारा है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, टीकाकरण वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य होता है रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करना। जैसा कि आप लोगों ने देखा था भी कोविड का वैक्सीन लगा था कोवैक्सीन, तो वो उसी तरह का वैक्सीन था। इसका प्रयोग जो है रोगों से लड़ने के लिए करा जाता है, उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा को विकसित करने में किया जाता है। तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो इसका निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ मीन्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सब्जियों के छिलके। यह जो है वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मतलब कि यह सड़ करके और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो 50 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का सेट कर लिया, और अगले सेशन में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे, और हम लोग आने वाले स्टेट और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, टीआरई में होंगे या भी अदर कितने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन के लिए हम लोग तैयार करेंगे और भी मटेरियल्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।